गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को विषय गणित में कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने वास्तविक संख्याओं के विषय में चर्चा किया था और वास्तविक संख्याओं की जानकारी देते हुए हमने एचसीएफ मासा ज्ञात करने के लिए विधि बताने का प्रयास किया, जिसमें हमने दो विधियों से आपको मासा निकालने के लिए बताया। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, दूसरा भाग विधि द्वारा। शायद हमने गुणनखंड विधि द्वारा मासा बताने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश वीडियो शूट आउट नहीं हुई। उसकी कमी मैं इस वीडियो के द्वारा पूरी कर रहा हूं। अतः मासा मान लीजिए 140 कामा 310 का मासा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है तो यहाँ 140 का भी गुणनखंड करना है, 310 का भी गुणनखंड करना है। गुणनखंड प्रारंभिक कक्षाओं में 3, 4, 5 में, 6 में, 7 में पढ़े होंगे, फिर भी पुनः एक बार यहाँ समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम 2 से विभाजन करते हैं। तो 2 से जब विभाजित करेंगे 140 को, तो यहाँ पर 2 सते 14, यानी पहली संख्या में भागना जाएगा तो दोनों अंक इकट्ठा लेकर के 14 में हम भाग देंगे, तो 2 सते 14 और 0। पुनः 2 से अभी भाग जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में 0 है। 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब इसमें 3 से भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 3 का गुणांक नहीं प्राप्त होता है। 5 और 3 जोड़ते हैं 8 आता है, यानी 3 से विभाज्य संख्या योग के रूप में नहीं आ रही है। इनका योग यदि 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अतः ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो अगली संख्या 5 से विभाजित करेंगे। 5 से विभाजित करने पर इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए इसमें 5 से भाग चला जाएगा। 5 सते 35 और फिर 7 से 7 एकम 7। इसी प्रकार से 310 का निकालते हैं। 2 से कुल विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 के साथ 1 आ जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, पुनः 2 पंचे 10। इसमें भी अंकों का ऐड कर लीजिए, जोड़ करिए। 5, 5, 10, 10, 1, 11। 11 जोड़ने पर आता है, 3 के पहाड़े में 11 नहीं है, इसलिए 3 से इसमें विभाजन नहीं होगा। तो 5 से 5 3 15, 5 एकम 5 और लास्ट में इसमें 31 से 31 में विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 140 का गुणनखंड है 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी प्रकार से 310 का गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ है? 1 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 31। गुणनखंड तो लगभग समझ में आ गया होगा, है ना? तो इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे
अब गुणनखंड निकालने के बाद हमें ज्ञात क्या करना है? मासा, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ मासा यदि ज्ञात करना है तो इसके लिए मासा महत्तम यानी इन गुणनखंडों में वे संख्याएं हमें छांटना है जो दोनों पदों में है, दोनों गुणनखंडों में है, यानी एक दोनों जगह है। तो मासा लिखते समय एक, वही संख्या केवल छांटना है जो दोनों गुणनखंडों में है। इसका मतलब ये दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, लेकिन ये वाला दो यहाँ नहीं है, इसलिए केवल एक बार ही दो ये लिखा जाएगा। और 5 दोनों जगह है, इसलिए 5, और बाकी कोई संख्या अब कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। मासा में उभयनिष्ठ संख्याओं को ही छांट करके लिखा जाता है। तो अब यहाँ 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इस प्रकार से मासा हमें प्राप्त हो जाता है। मान लो पिछली कक्षाओं में लासा के लिए भी हमने पढ़ा है, तो लासा यदि ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो उसके लिए गुणनखंड विधि भी अपनाई जा सकती है। गुणनखंड करना होगा। यदि 3 अंकों का लासा ज्ञात करना है तो भी 3 अंकों का, 3 संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। अब गुणनखंड ज्ञात करने के बाद यदि लासा ज्ञात करना है, मासा के लिए तो कॉमन लिया जाता है, लेकिन लासा के लिए वे संख्याएं लिखना है जो कॉमन भी है और उनको भी लिखना है जो कॉमन नहीं है। इसका मतलब उभयनिष्ठ भी लिखना है और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसे भी लिखना है। तो लासा लिखते समय हम यहाँ पर ऐसी संख्याएं छांट कर लिखेंगे जो कॉमन भी है। ये कॉमन है 1 और 2 भी कॉमन है, लेकिन ये 2 कॉमन नहीं है, फिर भी हमें इसे लिखना है। अब 5 दोनों जगह है, तो 5 जो कॉमन है एक ही बार लिखना है, लेकिन ये कॉमन है एक बार लिखेंगे। यहाँ पर ये अधिकतम 2 बार है 2, इसलिए अधिकतम 2 बार लिखेंगे। और कॉमन संख्याएं एक बार दोनों जगह है, एक बार लिखेंगे। 7 लिखेंगे और फिर इसके बाद 31 लिखेंगे। इस तरह से अब इनका गुणनखंड कर लेंगे तो हमें लासा प्राप्त हो जाएगा। लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्ती। ना इसका गुणा करने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से पहाड़ा 5। देखो एक बार 2 से 1 में गुणा, 2 एकम 2, और फिर जो आया गुणनफल उससे इस 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब कितना आ गया है? 4। तो 4 और इस 5 में गुणा कर लेंगे, तो 4 पंचे 20। अब कितना प्राप्त हुआ है? 20। 20 और 7 से गुणा कर लेंगे तो 20 सत्ते 140। 140 गुणे 31। अब यहाँ 140 में 31 से गुणा कर लो। 1 शून्यम शून्य, 1 चौके 4, 1 एकम 1। पुनः 3 से 3 शून्यम शून्य, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 0 4 3 4। इस तरह से यहाँ पर मासा हमारे पास है 4340। ये लासा है यहाँ पर 4340। इस तरह से लासा मासा हम ज्ञात कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक्सरसाइज में लासा मासा ज्ञात करने के लिए भी है और उनको वेरीफाई करने के लिए भी है। वेरीफाई मतलब सिद्ध करना है, और उनको एक नियम यहाँ पर है, उस नियम के तहत वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे, 140 310 का मासा तथा लासा दोनों ज्ञात कीजिए।
मासा तथा लासा दोनों ज्ञात कीजिए। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा मासा हो गया, ये गुणनखंड करना ही पड़ेगा, गुणनखंड विधि द्वारा ये लासा हो गया। लेकिन हम इसको सत्यापित कैसे करेंगे? तो सत्यापन के लिए हमारे पास एक सूत्र है, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी यहाँ पर लासा मासा का गुणनफल किसके बराबर होगा? दोनों दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर। इसी पर आधारित कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कि लासा मासा दिया गया है। ध्यान से सुनिए, इसी संबंध से कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें लासा, क्वेश्चन में लासा दिया होगा, मासा दिया होगा और पहली संख्या दी गई होगी तो दूसरी संख्या अज्ञात होगी जिसे हमें ज्ञात करना है। उस कंडीशन में लासा की जगह लासा रख देंगे, मासा की जगह मासा रख देंगे और पहली संख्या की जगह पहली संख्या रख लेंगे। दूसरी संख्या नहीं मालूम है, इसकी जगह पर दूसरी संख्या ही उतार लेंगे। बाकी पक्षांतरण करके ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हमें सत्यापन करना है, जिसके लिए हमारे पास लासा मासा दोनों है। लासा है हमारे पास 4340 और यहाँ पर है मासा 10, यानी 4340 लासा है और मासा 10 है, तो मासा की जगह मासा हो गया। बीच में इक्वल का सिंबल। पहली संख्या हमारे पास है 140 और दूसरी संख्या हमारे पास है 310। इन्हीं को गुणा करेंगे, गुणा करके सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर लेफ्ट और राइट में आएगा दोनों इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब 10 से गुणा करेंगे इसमें तो 43,400 आएगा और इसमें यहाँ गुणा करिए तो 140 में 310 से गुणा करने पर 0 से गुणा करेंगे 0 0 0, 1 से गुणा करेंगे तो 1 शून्य शून्य, 1 चौके 4, 1 एक कम 1। पुनः यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12, 3 एक कम 3 और 1 हासिल 4, 0 0 4 3 4, यानी 43400। यदि दोनों साइड बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, बराबर चिन्ह के बाईं तरफ बराबर चिन्ह के दाईं तरफ बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये सत्यापित हो गया। तो अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं मासा ज्ञात करने की गुणनखंड विधि, लासा भी ज्ञात करने की गुणनखंड विधि और इनको सत्यापित करने का प्रोसेस भी हमने बता दिया। अब इसी क्वेश्चन में हम जो अभी कह रहे थे उस क्वेश्चन के आधार पर यदि मान लेते हैं कि दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, तो उस कंडीशन में हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहां दूसरी संख्या ही लिख देंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि दो संख्याओं का मासा 10 है, लासा 4340 है, उनमें से पहली संख्या 140 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन में हम इसी संबंध का यूज करेंगे, यानी सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे, यह संबंध लिखेंगे, इस संबंध में वैल्यू इस तरह से रखेंगे, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, यहाँ शब्दों में वही उतार देंगे दूसरी संख्या। बाकी जगह लासा की जगह लासा, मासा की जगह मासा, पहली संख्या की जगह
पहली संख्या, दूसरी संख्या अज्ञात है, उसकी जगह यही शब्द उतार लेना है, दूसरी संख्या। अब लेफ्ट हैंड में हमारे पास है 43,400 और राइट हैंड में 140 गुणे दूसरी संख्या। बताइए यहाँ संख्या हमें कौन सी ज्ञात करना है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 140 को हम इधर पक्षांतरित करेंगे, बाईं तरफ लाएंगे, तब दूसरी संख्या ज्ञात होगी। तो यदि इसे हम पक्षांतरण करते हैं तो इसके बीच क्या चिन्ह चेंज हो जाता है, बदल जाएगा। गुणा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, भाग में। तो इस तरह से अब दूसरी संख्या, कंफ्यूज ना हो, यहाँ दूसरी संख्या राइट हैंड में है, इसको हम पूरा पद उठाकर इधर लिख लिए और ये संख्या यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, इसको इस साइड लिख देते हैं। तो 43400/140, ये 0 से 0 कट गया, पहले 0 0 काट देंगे। पुनः अब 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 से 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 सते 14। अब ये हमारे पास है 217/7। पुनः 7 से भाग दे देंगे, 1 0 और है, सॉरी यहाँ 0 आएगा, ये 0, फिर 7 त्रिक 21 और फिर 7 एकम 7, ये 0। ये देखिए दूसरी संख्या हमको यहाँ प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हम सॉल्व करते हुए दूसरी संख्या प्राप्त कर लेंगे। अब पुनः हम इस वीडियो में और भी कुछ बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए कुछ अन्य क्वेश्चंस भी हमको सॉल्व करने हैं। उस कंडीशन में हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे किसी पूर्णांक हेतु, किसी पूर्णांक ए के लिए सम संख्याएं 4a 4a+2 तथा 4a+ 4a+2 के रूप में होती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, हल कैसे करेंगे? यहाँ यदि a कोई पूर्णांक है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, माना a एक पूर्णांक है। a को एक पूर्णांक मान लिए, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, संख्या रेखा पर a का मान कुछ भी हो सकता है। और इस a पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम संबंध लिखते हैं। हमने पिछली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का संबंध बताया था, जिसमें a बराबर b q प्लस r। फिर से हम बता दें, a
भाज्य संख्या है। क्या है ये? भाज्य संख्या। और b क्या है? भाजक है, जिससे भाग देते हैं। और q क्या है? भागफल है। और r क्या है? रिमाइंडर है, शेषफल है। जब b बराबर 4 है, अर्थात यहाँ भाजक संख्या क्या है? 4, जिससे हम भाग देंगे वह संख्या है कितनी? 4। इसका मतलब है कि रिमाइंडर, शेषफल 4 से अधिक नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर b का मान सदैव 4 से रिमाइंडर r का मान भाजक संख्या से हमेशा कम होगा। और इस तरह से b का मान यदि हम इस समीकरण में संबंध में रखते हैं तो पुनः a इक्वल हमें प्राप्त होता है 4q प्लस r, जहां r बराबर होगा 0, 1, 2, 3। हमने क्या बताया कि रिमाइंडर यानी शेषफल का मान 0, 1, 2, 3, अर्थात ये भाजक संख्या 4 से सदैव कम होगी। अब यहाँ पर रिमाइंडर को हम ले करके संख्याओं का हम यहाँ पर रूप प्राप्त करते हैं। तो यदि यहाँ r का मान, जैसे कि ये हो गया समीकरण फर्स्ट, अब यहाँ r बराबर जब 0 हम लेते हैं, देखिए r क्या है? शेषफल है। और हमने संबंध में क्रिएट किया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर भाजक संख्या है और यहाँ भाज्य है और यहाँ भागफल है और ये शेषफल है। पुनः संबंध के लिए हमने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। इस तरह से इस संबंध में जब r का मान यहाँ 0 है तो r का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा a इक्वल समीकरण 1 में रखने पर a इक्वल 4q प्लस 0, अर्थात यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4q, क्योंकि 0 है, 0 जोड़ेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा 4q। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, उदाहरण, यदि a का मान 1 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 1, तो ये क्या प्राप्त होगी? सम संख्या। क्या प्राप्त होगी? सम संख्या। अंडरस्टैंड? और यदि a का मान 2 है तो 4a, इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि a का मान 1 है तो यहाँ 4a सम संख्या हो जाएगी। और इस तरह से यहाँ देखिए 4q है, q का यदि मान हम दें, यहाँ a का मान ना लेकर के q का मान यदि हम लेते हैं, q का मान यदि 1 है तो 4q, इसका मतलब 4 into 1, तो हमें यहाँ प्राप्त होगी संख्या 4। और ये क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब है यहाँ पर ये संख्या क्या है हमारे पास? सम। ये सम संख्या है। और इसी प्रकार से जब r बराबर दूसरी संख्या ले लीजिए 1, r की जगह पर यदि हम 1 रखते हैं समीकरण 1 में तो यहाँ पर समीकरण 1 में a बराबर 4q प्लस 1। अब यही देखिए, ये यहाँ 4q था तो ये सम संख्या है। अब इसी सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी
5, यानी 5 क्या है, विषम है। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि 4q सम है, अब 4q में एक ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये संख्या बदल जाएगी विषम में, यानी ये संख्या है विषम। और इसी प्रकार से जब r बराबर है 2, तो इस तरह से a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 2। पुनः देख लीजिए, यदि 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 6, यानी सम। तो ये भी संख्या क्या हो गई, सम संख्या। और इसी प्रकार से जब r बराबर 3 है, तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3, यानी ये विषम संख्या। इसका मतलब है इस सॉल्यूशन से आप लोग समझ ही गए होंगे कि दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे किसी पूर्णांक a के लिए सम संख्याएं 4a, 4a प्लस 2 के रूप में होती है, तो इस तरह से हमारे पास ये सम संख्या प्राप्त हुई और ये दोनों का रूप है 4q और 4q प्लस 2, जो हमें सिद्ध करना था, प्राप्त करना था। इस तरह से लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे सम संख्याएं 4q, 4q प्लस 2। इस तरह से दो संख्याएं ये किस रूप में हमें प्राप्त हुई है, सम संख्या। और इसमें क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं। किसी पूर्णांक a के लिए सम संख्याएं 4a, 4a प्लस 2 के रूप में होती हैं, लेकिन यही सम की जगह, इसकी जगह यदि विषम हो जाए, तो विषम a पूर्णांक के लिए विषम संख्याएं इस रूप में आएंगी, यानी 4q प्लस 1, 4q प्लस 3। तो यहां सिद्ध करने के लिए होगा 4q प्लस 2, 4q प्लस 1 विषम संख्या के रूप में, 4q प्लस 3 विषम संख्या के रूप में। इस तरह से हम दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, सम संख्याओं के रूप में सिद्ध करने के लिए या विषम संख्याओं के रूप में सिद्ध करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पर b का मान 6 होगा, तो b का मान यदि 6 होगा तो वहां भी संख्याओं का जो रूप प्राप्त होगा वो इस प्रकार से 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सम संख्या का रूप होगा, जबकि विषम संख्या का रूप होगा, ये किस रूप में आएगा, सम संख्या। और विषम संख्या के रूप में यहां पर होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यानी क्वेश्चन कई प्रकार से हो सकते हैं। ये भाजक संख्या बदल सकती है और क्वेश्चन का रूप इसी तरह से सॉल्व करने की विधि है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं संख्याओं से रिलेटेड वर्ग और वर्गमूल के विषय में जानकारी देंगे। शायद जो हमने पढ़ाया है उसे आपने अच्छी तरह समझा है और अपना प्रयास निरंतर उत्तरोत्तर अच्छी प्रगति के लिए, अच्छे लक्ष्य के लिए करते रहिए। धन्यवाद।